हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस प्रैक्टिस पेपर जो हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है उसी की वीडियो लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखोगे और जितने भी क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, इस वीडियो में बताए गए हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए, इसलिए इस प्रैक्टिस पेपर के जितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो अथवा रूप में ही क्यों ना लिखे हों, उसको भी आप लोग जरूर पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ इस पेपर को सॉल्व करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजोगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। 70 मार्क्स का पेपर साइंस का आप लोग जानते ही हैं कि आता है, जिसमें से फिजिक्स आप लोग 25 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का एंड द लास्ट इज बायोलॉजी आप लोग 25 मार्क्स का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इसमें रखी गई है, इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रयास करें। सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लें। ये सारे क्वेश्चंस कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोग पढ़ोगे जरूर। प्रैक्टिस पेपर हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड सेक्शन 1, जिसको हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के नाम से कंसीडर कर रहे हैं, सेट पेपर 1 है और जल्द ही आप लोगों को सेट पेपर 2 भी बताया जाएगा। फिलहाल सेट पेपर 1 जो कि आज अपलोड हो रहा है, 25 मार्क्स फिजिक्स का सेक्शन ए। क्वेश्चंस कौन कौन से रखे गए हैं इसको मैं बता देता हूँ और हर एक क्वेश्चन को मैं समझा भी देता हूँ। राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस के रूप में आएगा और 4 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के आप लोगों को 1 अंक दिए जाते हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस के 4 अंक आप लोगों को मल्टीपल चॉइस के थ्रू मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं इस पेपर सेट 1 में। फर्स्ट का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ह्यूमन आई, मनुष्य की जो आंखें होती हैं, इस फॉर्म्ड इमेज ऑन, कहाँ पर अपनी जो इमेज होती है वो कहाँ पर बनाती हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, क्या वो कॉर्निया पर इमेज फॉर्म करती हैं या फिर आइरिस पे फॉर्म करती हैं या प्यूपिल पर या फिर रेटिना पर। तो आप लोगों को क्या लगता है चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा जहाँ पर ह्यूमन आई फॉर्म करती है किसी इमेज को। तो क्या लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी कई बार पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और डिटेल स्ट्रक्चर पूछा जाता है लेबल डायग्राम के साथ और एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। इसलिए जितने पार्ट यहाँ लिखे हैं इसके फंक्शंस जरूर पढ़ लें आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बी क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो क्या होता है रेजिस्टेंस की यूनिट, इकाई क्या होती है ये रेजिस्टेंस की, आप लोगों को बताना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ओम है, सेकंड ओम पर सेंटीमीटर एंड द लास्ट इज, थर्ड है ओम सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज वोल्ट। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आप लोगों से पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो बताना क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने आंसर सही लगा दिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयार जरूर कर लें। सेट पेपर 2 भी आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन या फिर सी पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछा गया। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाई, तो आंख का कौन सा भाग ऐसा होता है जो कंट्रोल करता है एंटरिंग करने से, लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये किसका कार्य होता है, क्या ये आइरिस का कार्य है, क्या ये प्यूपिल का है, सिलेरी मसल का या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड की जाती है। कंट्रोल आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लाइट के एंटर ना हो सके, इसी को रोकता है, कंट्रोल्ड करता है आँख का कौन सा भाग। क्या आइरिस होगा, प्यूपिल होगा, सिलियरी मसल होगा या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होगा, क्या लगता है आपको कौन सा होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट के डी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में कई सेट्स में पूछा गया है। फर्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, द फर्स्ट ऑप्शन ही कुलाम है, सेकंड जूल है, थर्ड एम्पियर है एंड द लास्ट वन इज कैलोरी। तो क्या लगता है, जूल और कैलोरी लगभग सेम है, तो कुलाम और एम्पियर में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या कुलाम होगा, क्या जूल होगा, क्या एम्पियर होगा एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैलोरी। तो क्या लगता है सही आंसर, अपनी कॉपी में जरूर लिख के सेंड जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों के सामने फॉलोइंग क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखने के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ये आई का ही एक सबसे अच्छा एक प्रॉपर्टीज़ होती है आंखों की। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन
या फिर अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आप लोगों के सामने एक ऑप्शनल में क्वेश्चन रखा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ ऑप्शनल वाला क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार करके अपने हाफ ईयरली से रिलेटेड पेपर में जरूर जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, किस प्रकार से डिस्पर्सन होता है किसी वाइट लाइट का। अब अकॉर्डिंग टू प्रिज्म अगर आप लोग बना के दिखा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मार्क्स दे दिए जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमेंडेशन, अगर आपको नहीं आता है तब दूसरा आंसर आप लोग कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। चलिए ए तो समझ में आ गया, 3 मार्क्स, इसका मतलब ये है कि 3 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के, 6 अंक आप लोगों को इसी सेक्शन 2 के दिए जाते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखना होता है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन करना है ओम का नियम, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद अगर आपको ये आंसर नहीं आता, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर करके जाए। ओम का नियम क्या कहलाता है एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें। या फिर अगर ये उत्तर आपको नहीं आता है तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन रखा गया, मैं उम्मीद करता हूँ ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोग जरूर से सॉल्व करोगे। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड ऑल्सो गिव द डेफिनेशंस ऑफ इट्स यूनिट, मतलब आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है और उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है उसको भी एक्सप्लेन कर देना है, मतलब उसको भी डिफाइन करना है, तभी आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ओम का नियम लिख दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल्स तो आने ही हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन सा न्यूमेरिकल आज इस पेपर सेट 1 में रखा गया, चलिए पढ़ लेते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब एक पर्सन है जिसको एक समस्या है आई साइटेडनेस की और ये समस्या है शॉर्ट साइटेडनेस की, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स विच आर 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम हिम क्लियरली, और अपने से 1 मीटर की दूरी पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज नेसेसरी, कौन सा लेंस वो लगाए जिससे जो इसकी समस्या है वो दूर हो सके। इफ़ ही वॉन्ट्स टू सी द ऑब्जेक्ट कीपिंग इनफाइनाइट फ्रॉम हिम ऑल्सो फाइंड लोकल फोकल लेंथ, ऑल्सो फाइंड फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस आपको निकाल के दिखानी है। तो ऐसा वो क्या करे कि उसको दिखाई देने लगे सब कुछ, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शनल कोई क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द एडजेसेंट सर्किट। आप लोगों को एक सर्किट दिखाई जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसमें दिखाया गया है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है किसी सर्किट में, और सर्किट यहाँ पर दे दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल इतना ईजी है, ऐसा ईजी तो वैसे ज़्यादा पूछेगा नहीं, आप लोग पहला और दूसरा जरूर प्रिपेयर करके जाए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें इस इलेक्ट्रिक या इस एडजेसेंट सर्किट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से फॉलोइंग क्वेश्चंस को ब्रीफ में पूछने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक के आप लोगों को 4 अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो क्या करना है कैसे करना है समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए आप लोगों को शायद अथवा करके भी ऑप्शन दिया गया है, तो अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर, आप लोगों को क्या करना है, किसी प्रकार से 3 रजिस्टर को कनेक्ट करें जो कि 2 ओम 3 ओम एंड द लास्ट इज 6 ओम के हों, सो दैट टोटल रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे 3 रजिस्टर को जो कि हैं 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के, सो दैट टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाए 4 ओम। ऑल्सो गिव सर्किट डायग्राम भी बनाना है, किस प्रकार से उसको आप लोग लगाएंगे सर्किट की, यहाँ पर सर्किट बना के दिखाना है और लगाना भी है जिसमें टोटल जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आ जाए वो 4 ओम निकल के आ जाए। तो सर्किट डायग्राम जरूर बनाना, तभी आप लोगों को अंक दिए जाएंगे, अन्यथा आपके अंक आधे हो जाएंगे। इसलिए जरूर से जरूर क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें। आगे देख लेते हैं अथवा में कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। If refraction index of glass is 3/2, then find speed of light in glass। तो किस प्रकार से आप लोग निकालोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, उस वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो स्पीड ऑफ लाइट चल रही थी। अगर रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है तो आप लोगों को फाइंड द स्पीड निकालनी है उस लाइट की जो ग्लास के अंदर जा रही थी। चलिए अगर नहीं आता है तो पहला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, दोनों में से दोनों ही तैयार करें तो अच्छी बात है।
आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, और एक्सप्लेन कर दीजिए सभी डिफेक्ट ऑफ विजन को। तो आप लोग जानते हैं आंखों के कितने प्रकार के डिजीजेस होती हैं या आंखों के कितने प्रकार के यहाँ पर विजन इफेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो डिफेक्ट बताइए जरूर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और मैं बता देता हूँ टाइप क्या होता है। लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही तैयार करके जरूर जाएं, दोनों को ही लिखने का प्रयास जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1.5 किलोवाट, हाउ मच एनर्जी प्रोड्यूस इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर जिसका किलोवाट यहाँ पर दे दिया गया 1.5, इसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन 10 मिनट में, बताना है 10 मिनट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा। 1.5 किलोवाट का है जो कि, तो आंसर निकाल के दिखाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन का करना है। आप लोगों को 7 अंक दिए जाएंगे अगर आपने सही लिखा तब। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर इजी आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके सेट में हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स का बहुत ही कम आता है, लेकिन जब भी थ्योरेटिकल पोर्शन को फिजिक्स का आता है तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर ऐड होता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद डायग्राम। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का जो आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे उसके जितने भी लेबल डायग्राम आप लोग करोगे, तो जितनी भी लेबलिंग कर रहे हैं हर एक का कम से कम 2 से 3 पॉइंट जरूर लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आता है तो आपके सामने एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इसी सेल का। तो किस प्रकार से लगा हुआ है चलिए देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है 2 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेल, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है R, और 0.5 एम्पियर यहाँ पर दिख रहा है जो इलेक्ट्रिक है वो पास हो रही है, और 6 ओम और 6 ओम नीचे दोनों ही यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके सॉल्व करें आंसर जरूर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग आंसर सॉल्व करके मुझको व्हाट्सअप जरूर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, और 20 मार्क्स आप लोगों को तब दिए जाएंगे जब सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। जी हाँ, प्रैक्टिस पेपर है इसलिए सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके चलें। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। उसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से ऐड किए गए हैं उसको देख लेते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसका मतलब फिजिक्स में 4 होते हैं, केमिस्ट्री में 3 होते हैं, और बायो में 4 होते हैं। तो कुल मिला के 11 अंक तो आप लोगों को इसी के दिए जाते हैं, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो 11 अगर आपने सही कर दिए तो 11 अंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को 12 अंक सिर्फ सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग सिर्फ पास होने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 12 अंक और पढ़ लीजिए, और 12 अंक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने सारे बायोलॉजी के पेपर सेट पेपर सॉल्व कर लिए तो आपके बायो में 25 आउट ऑफ 25 आ जाएंगे। ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस के रूप में 3 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक के 1 अंक आपको दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन है, तो पहला फर्स्ट का ए देख लेते हैं क्या है। अ सॉल्यूशन टर्म्स, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है वो टर्न्स कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। जी हाँ, लाल लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू रंग में। इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी, इसका पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है। क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, ये आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने समझाया था, हर एक बेसिक पॉइंट मैंने समझाया था किस प्रकार से परिवर्तन होता है पीएच वैल्यू में। किस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितने पर कितना होता है, कितने पर एसिड होता है, कितने पर बेस होता है, कितने पर न्यूट्रल होता है। हर एक बेसिक से बेसिक्स पॉइंट मैंने बताया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको सॉल्व जरूर करोगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1 है, 5 है, 4 है और 10 है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 1 है, पीएच अगर 1 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 5 है, एंड द लास्ट ऑप्शन कंटेन्स 10। तो आप लोग जानते ही होंगे 0 से लेकर 6 तक का जो पीएच मान होता है वो बताता है कोई सोल्यूशन एसिड है, और 7 जो होता है वो कंसीडर करता है किसी सॉल्यूशन को कि वो न्यूट्रल है। ऑन द लास्ट इज 8 से लेकर 14 तक के जो सॉल्यूशन पीएच वैल्यू दिखाते हैं वो होते हैं बेस। समझ में आ गया। आंसर आपको बताना है, मैंने क्लू दे दिया है, मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन का हर एक बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ ए बेकिंग पाउडर। आपकी कोर्स में है
ये आप लोग जानते हैं हाफिली कोर्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स आप लोगों के कोर्स में आ रहे हैं, जो पेपर आप लोगों का आएगा वो इन्हीं चैप्टर से आएगा और मैंने इन्हीं चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते जरूर होंगे। तो क्या पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला सिंपली पूछ रहा है किसका, बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, बेकिंग जो खाने वाला यहाँ पर पाउडर है, बेकिंग पाउडर जिसका इस्तेमाल हम लोग बेकिंग में करते हैं, उसका फॉर्मूला बताना है। तो क्या हो सकता है, द फर्स्ट फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला जो यहाँ ऑप्शनल में दिया है NaHCO3, सेकेंड है Na2CO3 एंड द थर्ड वन इज NH4Cl एंड द लास्ट इज CaOCl2। तो क्या लगता है सेकंड क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उनमें से बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद कॉपी में सॉल्व जरूर करें, ये प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों के लिए ही बनाया गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करोगे। इसका PDF अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से आप लोग मांग सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जा रहे हो कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग हेडिंग जरूर लिखा करें, सेट पेपर 1, सेट 1 ये हाफ ईयरली से रिलेटेड है तो ब्रैकेट में हाफ ईयरली एग्जाम लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा साइंस का पेपर। सेट पेपर 1 हाफ ईयरली से रिलेटेड है, साइंस का है, तो ये जरूर लिखें और सॉल्व करके भेज दें। व्हाट्सएप नंबर 9120025555 और मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस लाकर बनाता रहता हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिसमें आप लोगों को इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो इनमें से 4 में से ऑप्शन में से कौन सा मेटल ऐसा है जो डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को? तो कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता आप लोग जानते होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जितने भी मेटल्स हैं वो कोई भी मेटल हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को पता है कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन के नीचे आते हैं? अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्टिविटी सीरीज़ पूरी बता दूंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ के जरूर जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, उसी से आप लोग कंसीडर कर पाओगे कोई केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं होती है। विच मेटल कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किसी एसिड में से कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को? पहला है आयरन Fe, दूसरा है जिंक, तीसरा मैग्नीशियम एंड द लास्ट इज कॉपर। तो क्या लगता है इन चारों में से कौन सा मेटल हाइड्रोजन के नीचे आता होगा? तो क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑप्शन आयरन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन जिंक सही होगा, थर्ड मैग्नीशियम या फिर फोर्थ कॉपर? इसका जवाब जरूर दें। चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस इसमें ऐड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फॉलोइंग आंसर इन शॉर्ट में लिखना है, तो अच्छे से समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आना जरूर चाहिए आप लोगों को। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है? और राइट 2 इक्वेशंस ऑफ 8, मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक इक्वेशन नहीं लिखनी है, 2 इक्वेशंस लिखनी है, तो इसको जरूर सॉल्व करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 केमिकल इक्वेशंस नहीं आती हैं तो आप लोगों को आधे अंक मिलेंगे, अगर नहीं आता है तो आपके लिए अथवा करके एक ऑप्शन और दिया गया है, एक क्वेश्चन और इनबिल्ट है। तो क्या है, चलिए पढ़ देता हूँ। व्हाट आर एम्फोटेरिक सॉल्यूशन या फिर व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब आप लोग समझ गए हैं कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देना है। अगला क्वेश्चन, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिखाई दिया होगा। अगर आपको आता है तो ये अच्छी बात है, नहीं आता है, ऐसे 2 मेटल्स आपको नहीं पता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में एसिड के द्वारा किसी हाइड्रोजन को निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, तो अच्छी बात है, इसको सॉल्व जरूर करें। अगर नहीं आता है तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन, देख लेते हैं। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, तो दोनों के ही केमिकल फार्मूला जरूर याद करके जाएं, दोनों के ही यूजेस जरूर पढ़ के जाएं और इनके प्रिपरेशन मेथड भी अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए।
समय ना होने के कारण और स्पेस ना होने के कारण मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया है। फिर भी आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा डीपली पढ़ के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से यूजेस के साथ साथ केमिकल फार्मूला के साथ साथ प्रिपरेशन मेथड जरूर पूछता है, पढ़ के जरूर जाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। किन्हीं 2 तरीकों के बारे में बताइए जिससे आप लोग किसी आयरन में जो रस्टिंग लगती है, जंग लगती है, उसको आप रोक सकें। तो कौन कौन से 2 वेज होते हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक सकेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को होने से, लोहे पर जंग लगने से आप लोग कैसे रोक पाएंगे। 2 तरीके बताने हैं, इसको ज़रूर बताएं। अगर नहीं आता है, 2 तरीका नहीं पता है, तो आपके सामने दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आप लोग जानते होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं और से कौन से क्वेश्चंस ऐड हैं आज के इस पेपर सेट 1 पेपर में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए आ गया है, 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई एक करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस दी गई है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको वर्ड इक्वेशंस को इक्वेशन फॉर्म में बदल देना है और उसके बाद बैलेंसिंग करनी है। चलिए देखते हैं क्या है वर्ड इक्वेशंस। पहला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड इक्वेशंस को आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। डाइल्यूट जरूर लिखें, DIL डॉट लगा दें सल्फ्यूरिक एसिड के आगे। और जिंक ग्रैन्यूल्स इसको आप लोग जानते ही हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। तो डाइल्यूट जरूर लिखें और इस तरह की केमिकल इक्वेशन बनाते समय इसको बैलेंसिंग करना बिल्कुल ना, बैलेंसिंग जरूर करें, बिल्कुल आपको बैलेंसिंग करनी है। थर्ड क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, सॉलिड फॉर्म में है। लास्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। ये चारों आंसर आप लोगों को सॉल्व करने हैं विद इक्वेशंस के साथ, बैलेंसिंग के साथ, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे 4। अगर लगता है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप लोग केमिकल फार्मूला आपको नहीं पता है किसी का भी, तो बता दूं आप लोग केमिकल फार्मूला जरूर तैयार करें। हर एक चीज़ का केमिकल फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। केमिस्ट्री है तो आप लोगों ने 9th क्लास में केमिकल फार्मूला निकालने का मेथड सीखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं आता उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और करके क्वेश्चन दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग और भी पढ़ें और साथ में जो भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को आने चाहिए। टाइम बहुत है, पढ़ सकते हैं, अभी भी समय गया नहीं है, समय बहुत है, पढ़ सकते हैं। हाँ, फील्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ बोर्ड का एग्ज़ाम अभी आप लोगों को समय दे रहा है, लेकिन जैसे ही जनवरी आएगा आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल समय नहीं रहेगा। सिर्फ उस समय आप लोगों को रिवीजन करना है, इसलिए 1 मंथ इज़ फॉर योर स्टडी टाइम। तो जल्दी से कंप्लीट कर दें 1 महीने में अपनी जितनी भी स्टडी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सारे क्वेश्चन पेपर मैं समझाता चलूँगा, सारे जो भी आप लोगों की तैयारी मुझको 1 महीने में करानी होगी, चाहे वो सोशल स्टडीज़ से क्यों ना हो, चाहे वो कंप्यूटर से स्टडी क्यों ना हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो, मैथ्स की मैं जो भी मैथ्स की तैयारी होती है वो एप्लीकेशन के माध्यम से, मेरे फैकल्टी जो यूबिन्स क्लासेस की होती है उसी के माध्यम से कराई जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी उससे जुड़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से और करके पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ सॉल्ट। तो सॉल्ट होता क्या है और राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो सॉल्ट होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट करनी है आप लोगों को, सॉल्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के हाफिली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, किसी ना किसी सेट पेपर में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन रहे, तो इसकी तैयारी आप लोग जरूर कर लें अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री बी पार्ट का और लॉन्ग में पूछा जाता है, 7 अंक दिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कैसे ओर्स से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर अलग करते हैं। डिस्क्राइब इट्स मेथड विद डायग्राम। तो डायग्राम की सहायता से आप लोगों को डिस्क्राइब करना है इस तरीके को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आप लोगों को बताना है। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ मेटल रिफाइनिंग विद डायग्राम, मतलब मेटल चैप्टर से। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पढ़ के जरूर जाएं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को याद होंगे। मोस्टली दोनों ही लगभग सेम है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ब्रीफली आता ही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सेक्शन सी, और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट्स है। इसलिए आप लोगों को जितने भी नंबर्स आप लोगों को मिलेंगे, यही एक सब्जेक्ट है, यही एक पोर्शन है। सेक्शन सी एक ऐसा ही सेक्शन है जो आप लोगों को जो भी आप लोगों को साइंस में मेरिट में भेज सकता है। इसलिए इस बायो सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाएं, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिलाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हाफ ईयरली ही नहीं, बोर्ड के पेपर में साइंस में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर गेन करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। और मैं उम्मीद ज़्यादा करके चल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें 100% देने का कोशिश करें, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। चलिए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। 25 मार्क्स का होता है, बायोलॉजी सेक्शन है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 1 अंक दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिन ग्रेन से रिलेटेड है। आप लोगों ने फ्लावर का डायग्राम पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आप लोगों ने सीखा होगा, उसमें सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टेमन से रिलेटेड, कार्पेल से रिलेटेड, पेटल से रिलेटेड, सेपल से रिलेटेड, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये चारों वर्ड्स के बारे में मैंने समझाया भी था। यहाँ पर क्वेश्चन उन्हीं से है। पॉलन ग्रेन इज एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित होता है? क्या ये सेपल्स से संबंधित है, क्या ये एंथर से संबंधित है, क्या ओव्यूल से रिलेटेड है, या फिर कार्पेल से रिलेटेड है? तो चारों में से किसी एक से ही एसोसिएटेड होगा ये पॉलन ग्रेन्स। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो तैयारी अभी अधूरी है, आपकी तैयारी पूरी कर लें और बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन तैयार करके ही जाएं। उसके बाद बी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फिजन एंड बडिंग इज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो फिजन है, दूसरा बडिंग है। तो फिजन किस में होता है और बडिंग किस में होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और सही आंसर बताना है फिजन एंड बडिंग। पहला है अमीबा एंड एल्गी, सेकंड है अमीबा एंड फंगस, थर्ड है अमीबा एंड यीस्ट एंड द लास्ट इज अमीबा एंड बैक्टीरिया। तो क्या लगता है, फिजन और बडिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो किस में होती है? 4 ऑप्शन आप लोग दिख गए हैं, सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का सी, अगर आप सही उत्तर लगाते हो तो आपको 1 अंक दे दिए जाएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स चैप्टर आप लोग जानते ही हैं, चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोगों से पूछा गया है और आप लोगों को ज्ञात होगा, जो मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था, आप लोगों को याद होगा जो मटर के पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो सकते हैं? तो डार्विन है, लेमार्क हैं, मेंडल हैं या फिर ह्यूगो डिवरीज हैं। क्या लगता है? ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाएं। क्या आंसर होगा ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सा एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है? पहला गोल्जी बॉडीज, सेकंड डीएनए, तीसरा राइबोसोम्स एंड द लास्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आंसर पता होगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जानते होंगे। चलिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट में आप लोगों को आंसर लिखना है, इसलिए अच्छे से आंसर लिखें। पहला क्वेश्चन ए है, सेकंड का ए। आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों के 2-2 अंक आपको दिए जाएंगे। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करके ही जाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा। उसके बाद बी क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कोई अथवा वाला नहीं है, आप लोग कंपलसरी ये क्वेश्चन करना है। बी में अथवा मिल गया है और मिल गया है, इसलिए बी के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। व्हाट इज पॉलिनेशन, होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसको भी एक्सप्लेन कर दें तो और अच्छी बात है। समय तो भरपूर है, आप लोगों को सॉल्व करना है, विद इन आर टाइम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा समय भी ले सकते हैं। पेपर पूरा सॉल्व करें, भले आपका समय ज़्यादा लग जाए, 3 के बजाय 4 घंटे आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पेपर आप लोग पूरा सॉल्व करें। व्हाट इज पॉलिनेशन और कितने प्रकार का होता है, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन ब्रीफ। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड है, चाहे तो पॉलिनेशन करें या फिर अथवा करके दे दिया गया है। और करके एक क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है इस सेक्स डिटर्मिनेशन को जो कि होता है ह्यूमन में। तो डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है सी सेक्शन में, तो आप लोग जानते ही हैं 3 क्वेश्चन करने हैं, तीनों के अंक आप लोगों को 2 निर्धारित हैं, कुल अंकों की संख्या 6 है। तो तीसरा क्या मिला है, चलिए पढ़ देता हूं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर विद लेबल डायग्राम। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, मतलब हर एक भाग को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा भी था और एचएम पब्लिकेशन में इसका डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट आ गया था, ऊपर नीचे हो गया था। मैंने समझाया भी था कि आप लोग सही ढंग से उसको कर लें, कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा उल्टा हो गया था एचएम पब्लिकेशन की बुक में। अगर आप लोगों के पास भी एचएम पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए अपने डायग्राम को जरूर सही कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शनल में नहीं मिला था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे स्टार्ट हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ में आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन ऐड है, इसलिए दोनों के आंसर्स पढ़ के जाएं। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली प्लानिंग, होती क्या है, क्या होती है फैमिली प्लानिंग, आप लोगों को ये आंसर आना चाहिए और एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, बी क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। अगर ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा। मतलब थर्ड का जो ए क्वेश्चन है वो आप लोगों को कंपलसरी करना है और बी में आप लोगों को एक अथवा करके मिला है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी है तो आप लोगों को अथवा की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। बी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, व्हाट आर द बेसिस डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से बेसिस डिफरेंशिएट होते हैं बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आता, फिर भी नहीं आता, चलिए बी पार्ट्स में देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, पढ़ के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विद एग्जांपल एंड हेल्प ऑफ द लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम जरूर बना के आए, एक्सप्लेन जरूर करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही समझा के आप लोगों को एक्सप्लेन करना है मेंडल्स के पहले नियम को, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डिटेल में आप लोगों को लिखना है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है। एक क्वेश्चन करना है, अथवा जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। जो अच्छे ढंग से आता हो उसे ही लिखने का प्रयास करें, नहीं तो आपके अंक कम हो जाएंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बायो सेक्शन में 25 में कम से कम 20+ जरूर गेन करोगे। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने तैयारी इतनी ज़्यादा कराई है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, 7 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एविडेंसेस डू वी हैव फॉर द origin of life from inanimate matter, explain homologous and analogous organ। मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला, कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं जो बताते हैं किस चीज़ को, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को बताते हैं। और उसी में आप लोगों को एक एविडेंस दे दिया गया है, एक्सप्लेन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो तैयार करके जरूर जाएं, पढ़ना जरूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, किसी न किसी पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है आपके पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर हो, इसलिए पढ़ लीजिए, समय बहुत है, समय पर्याप्त है, पढ़ते जरूर चले। अगर नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा। इलस्ट्रेट करना है द डायग्राम, डायग्राम की सहायता से इलस्ट्रेट करना है ऑफ द एक्सपेरिमेंट को, किसके एक्सपेरिमेंट को, जो परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा, स्टेनले मिलर के द्वारा। तो स्टेनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को डायग्राम की सहायता से इलस्ट्रेट करना है, समझा देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने समझे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखा होगा और मैं उम्मीद ये भी करके चल रहा हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। कहीं कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एंड करता हूँ इस वीडियो को और आप लोग कॉपी उठा लें, कलम उठा लें और सॉल्व कर दें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को और भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर 9120025555 पर। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।